स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश H2O और CO2 सभी है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण में जीव सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करता है। फिर स्वपोषण जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक के रूपांतरित हो जाते हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही है। परजीवी मृत जीवी और तथा परजीवी जो है पोषण में जीव किस रूप में भोजन करता है, तो तरल रूप में भोजन करता है, तरल रूप में। फिर निम्नलिखित में से किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है, किसमें प्राणी जो है संपोषण नहीं होता है, तो ये होगा कवक में नहीं होता है, कवक में नहीं होता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है, और ये सही है लेकिन ये गलत है। पौधा जो है सभी परजीवी होते हैं। फिर केवल एक सही है, यानी अवपोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है। अवपोषक पोषक के अंतर्गत शामिल है अवशोषक पोषक के अंतर्गत शामिल है कौन कौन, तो मृत जीवी और परजीवी, यानी ए और बी दोनों। फिर निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, परजीवी कौन है, तो परजीवी हो जाएगा जोक, जो है जोक परजीवी है, जोक परजीवी है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो समीकरण सही है C6CO2 + 12H2O बराबर 6 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर प्रकाश संश्लेषण में एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है, यानी सभी सही है, सभी सही है। फिर प्रकाश संश्लेषण के अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है। दृश्य प्रकाश की अत्यधिक बोल रहा है, अत्यधिक तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश में पाई जाएगी, तो अत्यधिक बोलेगा तो लाल में ना होगा, लाल में। फिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है। कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है, कच्चे पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, जल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए बोल रहा है तो सभी मौजूद होना चाहिए। फिर प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है उच्चतर पौधा द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, तो उच्चतर पौधा द्वारा कितना होता है, तो 1 से 2% होता है, 1 से 2%। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण है तो सूर्य का प्रकाश का अनिवार्य है, ठीक है भाई। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण असंभव है, संभव नहीं है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, संभव है होना चाहिए, तो ये गलत है और ए सही है, यानी केवल एक सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, हाँ होता है ऑक्सीजन का उत्पादन। फिर प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है, ये नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के विघटन से प्राप्त नहीं होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज है, ये भी सही है। फिर प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है कहाँ से मुक्त होता है, तो ये मुक्त होगा आपका जल से मुक्त होगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक की सीमातक कारक जो है क्या है, सीमातक कारक क्या है, तो CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा द्वारा मिट्टी के अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग जो है
प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, कितना परसेंट भाग होगा, तो ये होगा आपका लगभग 1%, लगभग 1%, यानी पौधे द्वारा मिट्टी में अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होगा, लगभग 1%। फिर है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके उत्पादन, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, अधिकांश ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर उस शैवालों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है, हरित लवक के किस हिस्से में होता है, तो होगा आपका गणना में, यानी गणना में होगा, गणना में। फिर है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है, अप्रकाशीय प्रक्रिया बोल रहा है, तो अप्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक किस हिस्से में होगा, तो होगा आपका स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का अंध प्रक्रिया कब होता है, प्रकाश संश्लेषण का अंध प्रक्रिया जो है कब होगा, तो अंध प्रक्रिया कब होगा, तो होगा आपका रात और दिन दोनों जब तक NADPH2+ उपलब्ध रहे, यानी रात दिन दोनों में जब जो है NAHPH2 उपलब्ध रहे तभी हो रहा होगा। फिर है प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति जो है किससे होगा, तो O2 की उत्पत्ति जल से होगा, O2 की उत्पत्ति यानी ऑक्सीजन की उत्पत्ति जल से होगा। कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, कवक में जो है, कवक में वही अवशोषित पोषण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है, हरित लवक किस भाग में होता है, तो ये होगा स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में, ओनली स्ट्रोमा में होगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं, ठीक है, और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण की अंगक कहते हैं, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा होता है, हरे पौधा पैदा होता है कार्बनिक द्रव्य के द्वारा, कार्बनिक द्रव्य के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अधिकतर पौधा लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीले तरंगदैर्घ्य द्वितीय स्थान पर आता है, ठीक है, और पीला तथा हरा तरंगदैर्घ्य प्रकाश के संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होता है। पीला और हरा प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना यही नहीं होता है, बाकी सब होता है। पानी का टूटना होता है, O2 का मुक्त होना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण विधि में गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है, आदान प्रदान होगा किस अंग द्वारा, तो पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा होगा, पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा होगा। फिर हरे पादपों में क्लोरोफिल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है, क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो ये होगा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अनिवार्य है क्लोरोफिल के लिए। कथन ए, कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा जो है हटाने पर आच्छादित भाग जो है घास पीला प्रतीत होता है, हाँ, कई दिनों के बाद ईंट हटाने पर घास जो पीला प्रतीत होता है, और कारक की हरित वर्णक जो है प्रदान करने वाली क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी हाँ सही बात है, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और ए आर की
व्याख्या कर रहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम जो है प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है आपका पर्याप्त ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे पादप खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है? पादप खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है किसे? तो पादप खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है पत्ती को। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? तो कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन से भी मिला है, हाइड्रोजन से भी मिला है, ऑक्सीजन से भी मिला है, यानी इनमें सभी से मिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक होता है। 30 से 35 पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। तापमान पर परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है, ये गलत है, यानी कि केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक कौन होगा? क्लोरोफिल ए जो है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों सहायक होगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों सहायक होगा। प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एक विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा? तो ये जो है मेल्विन केल्विन किया था। मेल्विन केल्विन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम जो है क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश फोटोन द्वारा उत्तेजन होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता था? यानी प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता था। कौन जीता था नोबेल पुरस्कार? तो ये तब मेल्विन केल्विन जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण की सीमाकारी नहीं है? तो ये नहीं था, यही नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, बाकी प्रकाश था। प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक कौन है? प्रथम स्थित यौगिक कौन है प्रकाश संश्लेषण का? तो ये है आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक बोल रहा है तो फास्फोग्लासरिक अम्ल जो है वही है, फास्फोग्लासरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है, बाहर कौन सी निकलेगा? बाहर निकलेगा ऑक्सीजन और अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधा में ऑक्सीजन का निवास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? यानी ऑक्सीजन का निवास, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, कौन सी में होगा? तो ये होगा आपका प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करता है? किस गैस का अवशोषण करता है प्रकाश संश्लेषण में? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करता है, यानी खींचता है, और ऑक्सीजन को छोड़ता है, अवशोषण करता है कार्बन डाइऑक्साइड। 46 ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? पर्णहरित जो है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो पर्णहरित जो है प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप जो है कहाँ चलता है? क्रियाकलाप कहाँ चलता है? कहाँ चलेगा? आपका प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में, चलेगा। फिर क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण बोल रहा है, तो प्रथम चरण क्या होगा? प्रथम चरण यही नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, फिर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कौन सी में होगा? सबसे अधिक होगा इसी में ना, लाल रंग के प्रकाश में। सबसे कम कौन सी में होगा? सबसे कम होगा
तो कम कुंज बैगनी में होगा, बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल दिन में होगा ना, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा प्रकाश संश्लेषण। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सूर्य का प्रकाश का अभाव जो है यानी अंधेरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। फिर प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। अंधेरा में कहाँ से होगा भाई। फिर प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाकलाप में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रकाश क्रियाकलाप में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों गलत लग रहा है भाई। 55 के सी दोनों सही है भाई, दोनों सही है। फिर हरे रंग का पदार्थ जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। हरे पौधा में प्रकाश संश्लेषण जो करता है कौन है, तो कौन होगा हरे पौधा में। क्लोरोप्लास्ट। फिर है ऑस्केनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या कहता है, वृद्धि मापने में ऑस्केनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस में बनता है। फिर पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी हाँ सही बात है, दोनों में होता है। कृत्रिम प्रकाश क्या है। कृत्रिम प्रकाश जो है ना, कृत्रिम प्रकाश क्या है। कृत्रिम प्रकाश क्या होगा। कृत्रिम प्रकाश जो है ना, कृत्रिम प्रकाश जो है आपका प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश। कुछ वनस्पतियाँ प्रजातियाँ कांटेदार होती है क्योंकि जो है ना वे नाइट्रोजन निम्न मृदा में उगने वाली अनुकूलित, इसीलिए पर्याप्त नाइट्रोजन जो है पोषण से प्राप्त के लिए निर्भर करती है। लार की प्रकृति कैसी होती है। लार की प्रकृति जो है ना, लार की प्रकृति क्षारीय होगी। फिर है कि पैरामिक्सो बिम्बाणु द्वारा होने वाला मेमस या गलासुआ रोग जो है किस लार को प्रभावित करता है। ये करेगा पेरिटोड को प्रभावित करेगा, पेरिटोड को। फिर टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में से किसमें मौजूद रहता है। टाइलिन एंजाइम जो है किसमें मौजूद रहता है, ये रहेगा लार में। टाइलिन लार में रहेगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है, तो लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों रहता है। निम्नलिखित पदार्थों कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुखगुहा से ही शुरू होता है। भोजन का पाचन मुखगुहा से, ठीक है। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन पहले होता है, पहले ना होता है, ठीक है बात है। यानी कि ए और बी दोनों राइट। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। जैसे असत्य को छांटना है। असत्य है जैसे कि लार भोजन की अम्लता को नष्ट कर देता है, सही बात। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन की उपस्थिति में मंड और मल्टोज को प्रवर्धित करता है, भी सही है। और भोजन में उपस्थित समस्त मंड को पाचन के मुख से होता है।
असत्य को छांटना है, तो यही गलती लग रहा है। मेढक में रेल और चमड़ी ठीक है। दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है? किसमें भरा रहता है? वो भरा रहता है थी मज्जा गुहा में, मज्जा गुहा में भरा रहता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मुख गुहा में जो है टोटल, मुख गुहा में जो है ना 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत जो है सबसे कम होते हैं? किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं? तो दांत सबसे कम कौन सी होगा? दांत सबसे कम होगा ये है ना, केनाइन कम होता है, केनाइन। फिर दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है कौन? दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है दंताइस्त करता है। दांत की ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फास्फेट से बने परत को क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट से बने परत को एनामेल कहते हैं, एनामेल, एनामेल कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दांत की ऊपरी परत एनामेल, बिल्कुल सही है। ये एनामेल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, कठोरतम भाग है, बिल्कुल राइट है। इसके बाद एनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है, बिल्कुल राइट है। एनामेल के स्वास्थ्य विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है, फ्लोरीन बिल्कुल है, नहीं तो दांत सड़ जाएगा। यानी उपयुक्त सभी। जीभ पर उपस्थित किस पेपिला में स्वाद कलिका नहीं पाया जाता है? स्वाद कलिका नहीं पाया जाता है किसमें? तो स्वाद कलिका फिलीफोर्म में नहीं पाया जाता है, फिलीफोर्म। जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाया जाता है? जीभ के अग्रभाग में स्वाद ग्रहण करने वाला कौन सा पाया जाता है? ये होगा मीठा भाग, अग्रभाग में, आगे से मीठा भाग पता चलता है, अग्रभाग में मीठा भाग। फिर बोल रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा के बाद, मनुष्य के मुख गुहा के बाद होता है, मनुष्य के मुख गुहा के बाद कौन सी होगा? मुख गुहा के बाद क्या होगा? ग्रासनी ना होगा जी, मुख गुहा नहीं, हाँ ग्रासनी होगा, मुख गुहा के बाद ग्रासनी। फिर कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाने से या खाते समय बात करते से खांसी उड़ जाती है, खांसी उड़ जाती है बात करते करते, या हिचकी आती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ नहीं है, कारण है कि भोजन जो है ना श्वास नली में जाकर फंस जाती है, भोजन श्वास नली में जाकर फंस जाती है। फिर जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? तो आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाएगी। फिर है कि आमाशय, आमाशय जो है, आमाशय, अब देखिए आमाशय, आमाशय क्या है? आमाशय प्रोटीन पाचन को मुख्य स्थान होता है, यही ना आमाशय। हाँ आमाशय जो है ना, आमाशय प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थान होता है। फिर पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम मौजूद होता है कहाँ? पेप्सिन एंजाइम जो है ना जठर रस में मौजूद होता है। आमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस जो है किसमें पाया जाता है? जठर रस किसमें पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा इसी में ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाएगा, पेप्सिन एंजाइम में पाया जाएगा, म्यूकस में पाएगी, इनमें सभी में। आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिप्रायित रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि जो है ना म्यूकस जो है, म्यूकस आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखते हैं। फिर पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किसमें बदल देता है? पेप्सिन जो है ना स्टार्च को शर्करा में बदल देगा ना, पेप्सिन नहीं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलेगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलेगा पेप्सिन। फिर लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है ना, लार किसके पाचन में सहायक होगा? लार होगा आपका वही स्टार्च के पाचन में सहायक होगा, लार स्टार्च के। पेप्सिन एक प्रकार क्या है? पेप्सिन जो है ना एक प्रकार का एंजाइम है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है ना, प्रोटीन का पाचन आपका उदर से होगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होगा? उदर से। फिर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाओं जीहा के किस भाग से खट्टा स्वाद का पता चलता है भैया?
खट्टा स्वाद का जो है ना वो पश्च भाग से पता चलता है, मीठा का आगे खट्टा पीछे। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत जो है आपका आमाशय है। फिर पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? तो पेप्टिक अल्सर से जो है आहार नाल का कौन सा भाग होता है? तो आमाशय होता है, आमाशय। निम्न में से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा रहता है? किस क्षेत्र के द्वारा? तो ग्रास नली से जुड़ा रहता है, ग्रास नली से जुड़ा रहता है किस क्षेत्र के द्वारा भाई? किस क्षेत्र के द्वारा जुड़ा रहता है? तो जुड़ा रहता है आपका नीलंग द्वार के द्वारा। ग्रास नली से जुड़ा रहता है नीलंग द्वार के द्वारा, नीलंग द्वार के द्वारा। अब देखिए शिशु में दूध के प्रोटीन को थक्का बनने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? शिशु में बोल रहा है ना, शिशु में तो रेनिन होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? सत्य नहीं है जिसे बोल रहा है, तो सत्य नहीं है। चलिए पढ़ा जाए। जैसे मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस बनता है, बिल्कुल सही है। आमाशय प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी सही है। आमाशय प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन करता है, बिल्कुल सही है। आमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। चाइल थोड़ा कहते हैं जी, काइम कहते हैं, गलत है। काइम कहते हैं, काइम, यही होगा आंसर। ठीक। आमाशय खुला रहता है, आमाशय कहाँ खुला रहता है? आमाशय जो खुला रहेगा ना, आमाशय रहेगा खुला ग्राहिनी में। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय में जो है, आमाशय में पेप्सिन। जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? वो है भोजन को अम्लता बनाता है, ठीक है। इसके बाद भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, भी सही है। एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, ये भी सही, यानी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जठर रस के बारे में सही नहीं है? जठर रस के बारे में बोल रहा है, सही नहीं है ना। देखिए, जठर रस अस्थायी असीय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जठर खाद को आमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, भी सही है। जठर रस लाइपेज और इलाइमेज स्रावित करता है, ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल, यानी सी हो जाएगा आंसर। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार आता है? पूरे जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार आते हैं? 20 दांत 2 बार आएगा। फिर शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि भाई जो है ना, ये जीवन रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, इसीलिए। पेट में भोजन को पचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचने के लिए जो है ना, एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम की। दुग्ध प्रोटीन को पचने वाला एंजाइम कौन है? दुग्ध प्रोटीन को पचने वाला एंजाइम कौन है? तो रेनिन है, रेनिन। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो मनुष्य की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो लंबी 32 फीट होगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई अगर मीटर में या सेंटीमीटर में भाई, तो आहार नाल की लंबाई जो है ना, मीटर में कितना होगा? 8 से 10 मीटर में होता है। इनमें से कौन सा आमाशय ग्रंथि जो है, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? आमाशय ग्रंथि जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो ये देखिए, म्यूकस कोशिका है, जाइमोरियम कोशिका भी है, अम्लीय जान कोशिका भी है, लेकिन मूत्र पित्तवाहिनी नहीं है, तो यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? जठर रस में मौजूद नहीं रहता है, जठर रस में मौजूद नहीं रहता है, पित्त जो है जठर रस में नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुखगुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? श्वास नली में जाने से रोक देगा भैया, तो रोक देगा, यही रोकेगा, एपिग्लोटिस।
एपिग्लोटिस रोक देता है। फिर मनुष्य के आमाशय में एक उत्पादन होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो एक कौन सा अम्ल है? भोजन के उत्पादन में सहायक होता है ना, पाचन में सहायक होता है भोजन के पाचन में। तो कौन सा अम्ल होगा? अम्ल कौन होगा? अम्ल यही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और कौन होगा? फिर है अमाशय। अमाशय के भीतर दीवारों पर किस प्रकार की जो है कोशिकाओं का स्तर होता है? दीवारों पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? कोशिका का स्तर जो है ना स्तंभ स्तंभकार एपिथेलियम कोशिका का, स्तंभकार एपिथेलियम कोशिका का। फिर जो है दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांत पर बनने वाली एक अस्थाई परत क्या कराती है? तो दांत पर बनेगा पलक, जो दंत पलक कराएगा ना, 108 का डिजाइन दंत पलक कराएगा। आमाशय की दीवार पर होने वाली घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? किसके अत्यधिक स्राव के कारण होगा? तो होगा आपका अम्लीय स्राव के कारण होगा, अम्लीय स्राव के कारण। फिर है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद होता है? सजीवों के सारे गुण मौजूद होगा किस भाग में? तो होगा आपका जीवधर्म में, जीवधर्म में। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, बिल्कुल सही है। भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। एक और सी दोनों, एक और बी दोनों सही है। यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नली में किस भाग में खुलता है? खुलता है ना, तो खुलेगा किस में जाके? तो खुल जाएगा आपका छोटी आंत में खुलेगा। फिर जेजुनम, जेजुनम किसका अंग है? जेजुनम जो है किसका अंग है? तो जेजुनम जो है ना छोटी आंत का अंग है, छोटी आंत का। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है बोल रहा है, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं है तो कोलन जो है नहीं है, कोलन नहीं है। बाकी सब है, इलियम है, जेजुनम है, डेडुयूनियम है, लेकिन कोलन नहीं है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी यकृत होगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यकृत कोशिकाओं से पीत रस स्राव होता है, बिल्कुल सही है। पीत रस का संचय पित्ताशय में होता है, ये भी सही है। यानी 16 का जो है तो 16 का सी मारिए, 116 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन बोल रहा है, तो भोजन का पाचन जो है ना किसके द्वारा होता है? पीत रस के भी द्वारा होगा, अग्नाशयी रस के द्वारा होगा, सस्कस एस्टनी के द्वारा, इनमें सभी के द्वारा होगा। मनुष्य के आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो छोटी आंत की जो है ना सबसे अधिक होगा, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत की सबसे अधिक होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? सबसे पाचन छोटी आंत में होगा, छोटी आंत में। फिर है अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किया जाता है? रक्त में बोल रहा है ना, तो रक्त में, छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कौन है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम बोल रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कौन हो जाएगा? तो एलाइमेज हो जाएगा, एलाइमेज। निम्नलिखित में से कौन एक वसा का पाचक एंजाइम है? वसा का पाचक एंजाइम कौन हो जाएगा? तो ये लाइपेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का पाचक एंजाइम, प्रोटीन का पाचक एंजाइम बोल रहा है, प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। नहीं है, लाइपेज नहीं है, सॉरी लाइपेज नहीं है। देखिए पेप्सिन भी है प्रोटीन के पाचन, ट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन भी है, इसके बाद क्लाइवो ट्रिप्सिन भी है, लेकिन लाइपेज नहीं है, तो लाइपेज हो जाएगा। गिल्स फर्स्ट कैप्सूल किस में मौजूद रहता है? गिल्स फर्स्ट कैप्सूल जो है ना 124 गिल्स फर्स्ट कैप्सूल ये रहेगा आपका यकृत में मौजूद है। किस में रहता है? यकृत में। लोहा पाया जाता है, लोहा जो है किस में पाया जाता है? लोहा पाया जाता है आपका, देखिए यकृत में लोहा पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, इसमें सभी में। बुर्नस ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं? बुर्नस ग्रंथि आहार नाल किस भाग में पाए जाते हैं? बुर्नस ग्रंथि आहार नाल के छोटी आंत में पाए जाते हैं। छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? वसा पाइसीकरण छोटी आंत में किसके द्वारा होगा? तो पीत रस के द्वारा होगा। फिर है पीत रस का प्रमुख कार्य क्या है? तो पीत रस का प्रमुख कार्य जो है ना ये क्या है?
कि देखिए भोजन की अम्लता को नष्ट कर देता है पित्तरस, ठीक है, और जो है वसा का पाचीकरण करता है, यानी कि एक और बी दोनों होगा। पित्तरस में उपस्थित बिलियोडिन तथा बिलिरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनता है। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो है किसके विखंडन के फलस्वरूप बनता है, तो हीमोग्लोबिन के फलस्वरूप बनता है, ठीक ना। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति जो क्षारीय नहीं होती है, क्षार नहीं होती है, क्षार नहीं होगा किसका, तो आपका जठर का क्षार नहीं होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कार्बोकॉक्सीपेंटिडेज, इसके बाद लाइपेज, मल्टेज, इन्वर्टेज अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय रस में कौन कौन पाया जाएगा जी, अग्नाशय रस में जो है ना कार्बोकॉक्सीपेंटिडेज पाया जाएगा, और एगो तो ये तो है लाइपेज, लाइपेज यानी 1 और 2 हो जाएगा। मानव शरीर की यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल निभाती है, ठीक, निभाती है। इसके बाद है कि यकृत जो है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है, हाँ करता है, यानी कि करता है, लेकिन यहाँ जो है ना ए और बी दोनों सही है, परंतु नहीं ये नहीं करता है, पाचन नहीं करता है, यानी कि ये गलत है आपका, ये गलत है, आर गलत है, यानी कि कथन ए सही है परंतु आर गलत है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, कौन सा अंग चूषण करता है, ये करता है आपका यकृत चूषण करता है। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा देता है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा देता है, कौन जमाएगा जी, यकृत जमाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया का यूरिया में बदलता है। अमोनिया का यूरिया में कौन होता है, किडनी नहीं बदलेगा, अमोनिया के नाम किडनी है, किडनी नहीं यकृत बदलेगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग जो है शरीर बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में, तो यकृत बदलेगा ना, यकृत। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही बोल चुनना है। यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, सही बात है, यूरिया यकृत में बिल्कुल राइट है। यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, यकृत का द्रव्यमान कितना होगा, एक यानी 1.5 यानी कि 1500 ग्राम बोलिए, 1.5 किलोग्राम बोलिए। यकृत का कार्य क्या होता है, देखिए यकृत का कार्य जो है ना, ये होगा विषैले पदार्थों को विभिन्न पदार्थों में रूपांतरित करना, वसा का भर्जन, कोष्ठलीय का निर्माण करना, अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में संचित करना, सब हो जाएगा। फिर देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है कि यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, कौन भाई, दूसरा बड़ा ग्रंथि है क्या, दूसरा बड़ा ग्रंथि खाली ग्रंथि की जल्दी से थोड़ा हो जाएगा। अच्छा दूसरा बड़ा ग्रंथि है तो ये अग्नाशय है, ठीक ना। इसके बाद देखिए इसका रस जो है विशेष प्रकार की कोशिका का स्राव करता है, क्षराय, हाँ ठीक है भाई। इसके रस में पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, यानी अग्नाशय होगा। निम्नलिखित में से किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, तो पाचक रस किसको कहेंगे, अग्नाशय के रस को स्राव को पूर्ण पाचक रस कहेंगे। संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नल के किस भाग में होता है, संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नल के किस भाग में होता है, तो वो छोटी आंत में होगा, और कहाँ होगा, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नल के किस भाग में होता है, पचे हुए भोजन का आहार नल के किस भाग में होगा, तो ये होगा आपका वही छोटी आंत में होगा। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है, छोटी आंत किस भाग में होता है, तो ये क्वेश्चन होगा, छोटी आंत के किस भाग में होगा, तो छोटी आंत के आपका इलियम में होता है, ठीक ना, छोटी आंत का इलियम में पाचन होता है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए कि पचे हुए भोजन जो है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद बिलाई द्वारा होता है, बिल्कुल सही है भाई। अवशोषण भोजन बिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिलता है, हाँ मिलता है। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में विसरित हो जाता है, हाँ होता है, यानी कि 1 2 3 सही है। वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है, जिस अंग में पूर्ण होता है, तो पूर्ण होगा तो छोटी आंत में पूर्ण होगा ना, छोटी आंत में पूर्ण होगा। फिर है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस
पदार्थ में बदल जाता है। प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन बदलेगा एमिनो अम्ल में। प्रोटीन किस में बदलेगा? एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया के उपरांत जो है, पाचन क्रिया के उपरांत देखिए क्या हो रहा है। पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज नामक शर्करा जो है बदल जाता है। बिल्कुल सही है, बदल देता है। वसा का वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तन, हाँ ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा का वसीय अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही, यानी सभी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जो है नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। अब देखिए सही कौन नहीं है तो चुनना है। देखिए बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। बड़ी आंत में थोड़ा होता है एंजाइम, बिल्कुल ये तो इससे सही है। अब बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित करता है। हाँ संचित करता है, बिल्कुल करता है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अतिरिक्त लंबी होती है लंबी। बड़ी आंत जल तथा खनिज लवण का स्रोत नहीं है। जल खनिज की लवण कहाँ से करेगा? ये गलत है, यानी यही सही हो जाएगा। सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशोषी अंग किस भाग में मौजूद होता है? सीकम और अपेंडिक्स अंग जो किस भाग में रहता है? तो किस भाग में रहता है? तो रहेगा आपका में बड़ी आंत में। सीकम और अपेंडिक्स बड़ी आंत में रहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन असत्य है? असत्य को चुना, असत्य को चुनिए। तो असत्य कौन है? देखिए असत्य यही है कि बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण होता है परंतु जल का नहीं, ये असत्य है। बाकी बात सब सत्य है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है, बिल्कुल सही है। फिर छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन अवशोषण होता है, बिल्कुल सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी है, सही है। मनुष्य में मल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मल में क्या पाया जाएगा? मल में क्या पाया जाएगा? तो मल में पाया जाएगा आपका ठोस पदार्थ, ठीक ना। विटामिन के का संश्लेषित करने वाली जीवाणु आहार नाली किस हिस्से में मौजूद होता है? आहार नाली किस हिस्से में मौजूद होता है? ये किस हिस्से में मौजूद होगा भाई? आहार नल के, आहार नाली कोलम में मौजूद है, आहार नाली कोलम में, ठीक ना। निहित में से कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने में हेतु उत्सर्जित करता है? पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्सर्जित करता है यही कोलिसिटोकाइनिन करता है। फिर है कि मानव शरीर के क्षुद्रांत छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों के लंबाई का कौन सा सही ह्रासक्रम है? कौन सा सही ह्रासक्रम है? डी, यानी कि शोषण मद्रास और ग्राहिणी, यही सही। शोषण मद्रास और ग्राहिणी, यही सही है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहते हैं? यानी पच जाता है छोटी आंत में पूर्ण पाचन, तो क्या कहेंगे उसको? यही कहेंगे नहीं, ठीक पाचन हो जाएगा, सही है, सॉरी पाचन हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? 55 उसको जो है ना, उसको चाइल्ड कहेंगे। चाइल्ड जो है नहीं होगा, ये काइल होगा, काइल कहेंगे, काइल, ठीक ना। मनुष्य रोटी चबाने में मीठा लगता है। मीठा काहे लगता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है ना, ठीक ना होगा जी। उनके यहाँ कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। निम्नलिखित में से यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं होगा? पित्ताशय निकाल दिया जाए ना, पचबे नहीं करेगा कुछ, उसमें वसा का पाचन नहीं होगा, फैट सब नहीं पचेगा। मल्टोज सुक्रोज लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। मल्टोज सुक्रोज लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं किस में? तो ये पाया जाएगा आंत्ररस में पाया जाएगा। मनुष्य का पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, यही नहीं है सही, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का कार्य जो नहीं है, यकृत कार्य कौन नहीं है? तो खाद्य का उत्तेजित आहार में जल का अधिक अवशोषण करना नहीं है। बाकी जो है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण है, सही है। यूरिया का
उत्पादन सही है। मृत या क्षार हो चुकी लाल रक्त कणिकाओं का विनाश, ये भी सही है। मानव के समान अमीबा में भी प्राणी पोषण जो है होता है, परंतु अमीबा की किस संरचना में अपना भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो कूटपाद में करता है जी, कूटपाद में। फिर है अमीबा भोजन का पाचन किस अंगक द्वारा करता है? तो अमीबा भोजन का पाचन किस अंगक द्वारा करता है? अंगक द्वारा बोल रहा है। भोजन का पाचन किस अंगक द्वारा करता है? तो भोजन राजधानी द्वारा करता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस संरचना द्वारा? पैरामीशियम जो है किससे भोजन करता है? फेंजिया से करेगा, फेंजिलिया से करेगा। और अरे यार गलती भी आ जा रहा, देखिए सॉरी। पैरामीशियम भोजन का अंतग्रहण शरीर किस संरचना से करेगा? तो कोशिका मुख से करेगा, कोशिका मुख से। प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन के समय कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये होगा आपका मैग्नीशियम आवश्यक होता है। इसके बाद जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन मेल खाता है? मेल खाएगा आपका कौन? तो इसका मेल खाएगा बी, यानी कि पित्ताशय पित्त संग्रह करता है, लीवर पित्त उत्पन्न करता है, पाचक ग्रंथि एंजाइम उत्पन्न करता है, पित्त ग्रंथि जो है पित्त वाहिनी में रहता है, यानी कि यही सही है। टाइम आपका हो गया इतना ना।